वर्ण विचार। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लें वर्ण विचार। अपने सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से दो क्वेश्चन तो आपके कंफर्म मान लीजिए आप, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे आपके। तो वर्ण विचार टॉपिक डाल लीजिए। इसके पहले हमने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब सबसे पहले वर्ण की विचार की हम बात करते हैं। इसमें एक चीज आती है, कोई भी जो भाषा होती है उसका अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वर्ण से भी पहले एक इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है? ध्वनि। लघुत्तम इकाई लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है। भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है अपनी ध्वनि। यानी कि किसी भी भाषा का जो जन्म होता है उससे पहले कोई ना कोई आवाज आती है। टन कुछ गिरा उसकी भी आवाज आती है। पक्षी बोलते हैं, पशु जानवर वगैरह बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, कोई वस्तु इधर से उधर करते हैं, सब में आवाज होती है। तो वो आवाज से क्या बनती है? भाषा। अब उस आवाज को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, उस आवाज को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लिपि। और उन लिपि चिन्हों को कुछ निश्चित करते हैं। जैसे भाई हमें क की आवाज आए तो क ऐसे लिखना है, तो ये क्या कहलाते हैं? फिर अपने वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपने वर्ण। फिर इसके बाद आता है, अगर बात करें वर्ण, तो यहाँ तो लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो अपने को ध्वनि लगा देना है। अगर वो पूछे कि भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, एक शब्द जोड़ दिया मैंने यहाँ पर लिखित, और वही है लघुत्तम इकाई। लिखित लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण। और हमारा टॉपिक आज क्या है? वर्ण विचार। तो दो चीजें आपने देखी, छोटी छोटी हैं। लघुत्तम इकाई अगर पूछे तो ध्वनि करना है, उसमें जाता है ध्वनि, शब्द, वाक्य, वर्ण क्या लगाए आप। तो अगर लघुत्तम पूछे डायरेक्ट तो आपको वर्ण ये लगाना है, ध्वनि। और वो पूछे कि भाषा लिखित लघुत्तम इकाई पूछे, वो हिंदी भाषा भी दे सकता है या डायरेक्ट दे सकता है। लघुत्तम इकाई डायरेक्ट कैसे दे सकता है, तो आपको क्या लगाना है? वर्ण लगाना है। आज हम वर्ण की ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा के बारे में बात करें। तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि परिभाषा देखिए इसकी, इसको समझना भी है आपको। वे लिपि चिन्ह, आप इस शब्द को ध्यान से देखा करो, ये हलंत लगता है, इसमें हम चिन्ह बोलते हैं ना, गलत है, चिन्ह होता है। वे लिपि चिन्ह अथवा संकेत चिन्ह, वे लिपि चिन्ह अथवा संकेत चिन्ह जिनके द्वारा ये देखिए, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। वेरी सिंपल, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही परिभाषा है बिल्कुल वर्ण की। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी है हिंदी की, आपकी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो पुरानी चीजों से क्वेश्चन पूछे। परिभाषा इसको उल्टा पुल्टा करके इसमें से दे सकता है, बीच में खाली स्थान भी दे सकता है। पूरा रट के रखना एक एक चीज। तो वे लिपि चिन्ह जानते हो, हम जो लिखते हैं, लीपना, आंगना लीपते हैं ना अपन, यानी कि लीपना, तो शब्दों का लीपना ही है ये। तो इन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। कि वे लिपि चिन्ह अथवा संकेत चिन्ह, जिनसे भी पता चलता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को, जो हम मुंह से बोलते हैं वो मौखिक ध्वनियां होती हैं, अगर उनको हम लिखित रूप दे दें तो वो क्या कहलाते हैं? अपने वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने वर्ण कहलाते हैं। यानी कि कोई भी लिपि चिन्ह हो, कोई भी संकेत चिन्ह हो, और उनके द्वारा यदि हम मौखिक ध्वनियों को लिख रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण कर। जैसे मैंने वर्ण शब्द ही बोला, अब मैंने वर्ण शब्द तो मौखिक रूप से बोला है, लेकिन उसको लिखा किसके माध्यम से? वर्णों के माध्यम से। भाई इसमें व है और अण है और र है, इन तीन चीजों के माध्यम से मैंने उसको लिखा है। तो वर्ण को लिखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? लिपि चिन्हों का या संकेत चिन्हों का। ब्राह्मी लिपि चलती थी पहले, खरोष्ठी, आरामिक, बहुत सारी लिपियां चलती थी, उनका अलग अलग भाव है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो अपने हिंदी भाषा की जो लिपि, कौन सी लिपि? देवनागरी, उसमें हम लिखते हैं, ठीक है।
तो ये अपने लिपि की वर्ण की परिभाषा हुई कि वे लिपि चिन्ह अथवा संकेत चिन्ह जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर बात करते हैं हम कि हिंदी में वर्ण कितने हैं। अगर डायरेक्ट पूछा जाए, अगर ये पूछ लिया आपसे हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण तो अपने को लगाने हैं 44। डबल 4 याद रखिए आप। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पटवारी दूसरे एग्जाम में भी आ चुका है। हिंदी में मूल वर्ण की संख्या कितनी है, 44। अगर वो पूछ ले हिंदी में वर्णों की संख्या या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, जैसे भी पूछे वो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल वर्ण कितने, तो ये हो जाएंगे 52। 8 और भी हैं जो अलग से आपको मैं और पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ इतना ही याद रखें, मूल वर्ण 44 है और हिंदी में कुल वर्ण अगर आ जाए, कुल शब्द लग जाए तो कुल अपने को 52 कर देना है। अगर कुल आ जाए तो अपने को कितने कर देने, 52। अगर वो सीधे पूछे कि मूल वर्ण कितने हैं तो 44, और हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं तो अपने हैं 52 वर्ण। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में आपको। तो हमने परिभाषा पढ़ी, वर्णों की संख्या पढ़ी, इसके पहले आपने ध्वनि और वर्ण क्या हो उसका थोड़ा सा अंतर हमने देखा था। अब आगे चलिए, वर्ण विचार जो टॉपिक है इसमें हम बात करते हैं कि जो वर्ण है हिंदी में वर्णों के 2 आधार है मुख्यतः। कितने आधार हैं, 2 आधार। हिंदी में वर्णों को 2 आधारों में बांटा गया है। एक तो है आपके वेरी सिंपल स्वर, और एक बहुत अच्छे हैं आपके व्यंजन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से, स्वर और व्यंजन सभी जानते हैं। हम कक्षा पहली दूसरी से हम इनका अध्ययन करते आ रहे हैं और पढ़ाई भी यही शुरू होती है, अ से अनार, अ से यही पढ़ाते हैं सबसे पहले अपने को स्कूल में जाते हैं, तो वहीं से अब वापस यहाँ पे वहीं से पढ़ रहे हो। यानी कि अ से अनार का मतलब सारे स्वर। स्वर कितने हैं अपने, कितने हैं 11, व्यंजन कितने हैं 33। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 44 होते हैं। यानी कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या हो जाती है 44। यानी कि स्वर और व्यंजन मिलाकर ही वर्ण बनते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में 3 अंतर पढ़ेंगे हम मुख्यतः। स्वर और व्यंजन में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर आता है इसमें कि जब स्वर, इसमें आता है उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक। स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अब अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजनों का उच्चारण यहां लिख देता हूं मैं, उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से। ये दूसरी चीज हो गई। अब दूसरा अंतर देखिए इनमें, यहां पे लिख देते हैं दूसरा अंतर। ये तो गया स्वतंत्रता पूर्वक, ये स्वरों की सहायता से। दूसरा आता है कि जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जब वायु हमारे मुंह से निकलती है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं आती, रुकावट नहीं आती। यानी कि इसका मतलब होगा कि उच्चारण करते समय वायु मुख विवर, मुख विवर से आप कंफ्यूज ना हो, अपना मुंह इसके अंदर जो जगह है ना वो मुख विवर कहलाती है, कि वायु मुख विवर से निर्बाध, निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा, निर्बाध गति से बाहर निकलती है। ठीक है, और इसकी बात करें तो वायु मुख विवर से क्या हो जाएगा, बाधित होकर बाहर निकलती है, बाधित होकर बाहर निकलती है। स्वर और व्यंजन में तीसरा जो मुख्य अंतर है, स्वरों की, ये पटवारी में आ चुका है, मात्रा होती है और व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है। ये तीसरा अंतर है। स्वरों की मात्रा होती है, जैसे अ की, आ की, अ की तो नहीं होती, आ की मात्रा लगाते हैं, क के लगाए तो का हो गया ऐसे। लेकिन व्यंजन जैसे व्यंजन होता है क की कोई मात्रा लगती है क्या, नहीं लगती है। तो 3 अंतर है, इनको आप बिल्कुल रट के रखें। कई लोग आगे चले जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, कौन सा अंतर नहीं है या क्या अंतर है, वो कैसे भी दे सकता है, सम्मिलित करो। आजकल मतलब क्वेश्चन देने के इतने तरीके हैं कि स्टूडेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जहां तक हम सोच के सिमट जाते हैं वहां से सोचना शुरू करते हैं, तो अपन सोचे यार कैसे क्वेश्चन आओगे, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो अंतर दोबारा समझो, जब स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है और इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब हम स्वर बोलते हैं, स्वर है 11, मैं बोलता हूं अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ।
इनमें मैंने जब इनका उच्चारण किया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब व्यंजन क्या होते हैं, ये होते हैं क ख, ये व्यंजन होते हैं। लेकिन इनकी आप एक बात याद रखो, हलंत लगा, हल चिन्ह लगा रहता है इनके नीचे, यानी कि आधे होते हैं। जब इसमें अ मिलेगा यहाँ तभी ये पूरा बोल सकते हो आप, वरना आधा क कैसे बोलोगे बताओ, क कैसे बोल सकते हो? क तो पूरा ही निकलेगा, या उसको किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, संयुक्त होना पड़ेगा, या वरना अलग ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको यानी कि मान लो ये का बोला ना हमने, तो इसमें किसकी सहायता ली? आ की, लीक नहीं ली। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और जबकि व्यंजनों का स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर के कोई मात्रा लगती है क्या? आ के कोई मात्रा लगती है क्या? ई के कोई मात्रा लगती है? ई की तो खुद की मात्रा लगती है, आ की खुद की मात्रा लगती है, ऊ की खुद की मात्रा लगती है। तो 11 स्वर हैं, इनकी खुद की ही मात्रा लगती है, जबकि व्यंजनों के स्वर की मात्रा लगती है तब इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। दूसरा आंसर, वायु मुख विवर से निर्बाध, निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। बोल के देख लो आप, अ कोई दिक्कत नहीं है, आ ई अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। अब जब हम बोले क ख ग घ च छ ज ज, अपने आप आपके मुंह में घर्षण होने लगेगा, आवाज बाधित होकर बाहर निकलेगी, सीधी बाहर नहीं निकलेगी आवाज। इसलिए इनमें वायु बाधित होकर बाहर निकलती है, इनमें बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा सबको पता चले गया, स्वर की मात्रा होती है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। ये यहां तक हमने लिखा। अब आगे देखिए, इसके बाद हम एक एक को पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। आप वर्ण को कितने आकारों में बांटा गया है? दो, एक तो स्वर और एक व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। नंबर 1 स्वर। अब स्वरों में क्या होता है, देखिए स्वर की परिभाषा क्या हो सकती है। अभी हमने लिखा था कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, और जब उनका उच्चारण किया जाता है तो वायु मुख में कहीं भी बाधित नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वो दोनों जो इनकी विशेषता आई थी ना स्वर की, वो दोनों मिला के परिभाषा बन गई कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, और जब उनका उच्चारण किया जाता है तो वायु मुख में कहीं पर भी बाधित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी है, बताओ? 11। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। एक बार मैं लिख देता हूं, अ आ ई उ यहाँ आता है ये भाई साहब री। ये बहुत लड़ाई करवा रखी है, इसलिए व्याकरण के जो आचार्य हैं उनमें बहुत लड़ाई होती है। अ आ ई उ री, फिर आता है ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर है। अब इन 11 स्वरों को उच्चारण स्थान के अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। इनके भी 6 आधार है। तो ये तो सभी को याद है आजकल कि स्वर कितने? 11 है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। अब इन 11 स्वरों को 6 आधारों में बांटा जाता है। कितने आधारों में बांटा जाता है? 6 आधारों में बांटा जाता है। कितने आधारों में? 6 आधारों में बांटा जाता है, जिसमें हम अब एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, जहां से अपने कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। अभी तो जो बेसिक बताए वहां से भी आता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इधर से आने के होते हैं। तो ये जो 6 आधार हैं उनको हम शुरू करेंगे। सबसे पहला आधार लेंगे हम यहाँ पर। नंबर 1 आधार है अपने उच्चारण समय के आधार पर। पहला आधार है उच्चारण समय के आधार पर। इसको आप मात्रा के आधार पर कर सकते हो, इसे आप काल के आधार पर कर सकते हो। भाई उच्चारण जैन के स्वरों को बोलने में कितना समय लगता है, किस स्वर को बोलने में कितना स्वर लगता है, तो उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है अपने लघु स्वर, और दूसरा कौन सा है? सिंपल है, दीर्घ। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो है आपके लघु स्वर और एक दीर्घ। लघु का मतलब सभी जानते हैं, लघु का मतलब होता है छोटा, कम। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या ज्यादा। तो सिंपल है, इसमें जो छोटे छोटे स्वर हैं वो इसमें आ जाएंगे।
जो बड़े बड़े हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब कैसे हैं देखो, छोटा है, छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है भाई। इसका बड़ा रूप हिंदी में नहीं चलता, संस्कृत में चलता है इसका बड़ा रूप। ये इस प्रकार, ये यहाँ पर 2 बार ही लग जाती है मार, तो ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता। तो आपको तो ये रखना है। तो कितने में 1 2 3 4, यहाँ लिख दूं मैं, देखिए 1 2 3 4। तो हिंदी में लघु स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर, अब बचा क्या? हमने यहाँ 2 भाग किए, जो बाकी जो बचे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ से देखो आ, ये देखो फिर आ जाएगा ई, फिर ये ऊ, फिर ये देखो ए आई ओ। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। हमने स्वरों का पहला आधार पढ़ लिया है और वो क्या है? उच्चारण समय अथवा मात्रा अथवा काल के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। इसे मैं ह्रस्व कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ह्रस्व भी कर सकता हूं। इसको मैं क्या कहूं, एक ह्रस्व और एक अपन इसको गुरु भी कर सकते हैं। लघु गुरु को जाता है, ह्रस्व दीर्घ को जाता है। ह्रस्व दीर्घ को या लघु गुरु को एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमने इसका देखो लघु स्वर परिभाषा अगर देखना चाहे आप तो बहुत सिंपल है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें कहेंगे लघु स्वर, और वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उन्हें कहेंगे दीर्घ या गुरु स्वर। तो लोग देखो अ ई उ डी, बहुत सिंपल बोल सकते। जब क्या बोलेंगे आ ई उ ए आई ओ औ, अपने आप आवाज बदल गई, अपने आप ज्यादा समय लगा। जबकि अ ई उ री इनको आराम से बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब दूसरा जो आधार है वो पढ़ते हैं इसके बाद में, इसको मिटा दूं फिर लिखा दूंगा मैं सारे एक साथ आपको। दूसरा देखिए आप, दूसरा है अपने स्वरों के अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा है रचना अथवा निर्माण अथवा बनावट अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर। ये दूसरा भेद है स्वरों के वर्गीकरण का, ये दूसरा है। पहला क्या पढ़ा था हमने? मात्रा समय के आधार पर, है ना, लघु और गुरु, ह्रस्व और दीर्घ, एक ही बात है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? रचना निर्माण बनावट, यानी कि ये बने कैसे? ये जो 11 स्वर हैं ये बने कैसे? इनकी रचना कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये बनावट कैसे बनी, इनकी व्युत्पत्ति कैसे कहां से हुई, इसके आधार पर है। तो इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 2 आधारों। कितने आधारों में किया गया है? 2 आधार। देखिए पहला क्या आएगा इसमें और दूसरा क्या आएगा इसमें, बताओ। एक तो आएगा आपके मूल स्वर और एक आएगा आपके संधि स्वर। ये 2 आधार हैं। रचना बनावट निर्माण अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है मूल स्वर, एक है संधि स्वर। कोई दिक्कत नहीं है, पहले जिसे लिखे थे वैसे वैसे लिख दो। ये है ना, ये सारे मूल हैं 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। ये तो है अ, ये री, ये उ, सॉरी अ ई उ और ये री 4। अब इधर वापस लिखते हैं हम आ ई उ ए आई ओ औ। ये है सेम, पहले हमने वही चीज याद की थी, अभी वही चीज लिख रहे हैं। अंतर क्या है इनमें वो तो हमने उसके आधार पर लिखे थे समय के आधार पर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर। तो मूल का मतलब होता है जो मूल हो, यानी कि जिनको खंडन नहीं किया जा सके, जिनको तोड़ा नहीं जा सके। परिभाषा देखो मूल स्वर की क्या होती है कि वे स्वर जिनका विभाजन अथवा विच्छेद अथवा खंडन अथवा उनको नहीं तोड़ा जा सके उन्हें कहते हैं हम मूल स्वर। अब बताओ आप अ के 2 टुकड़े कर सकते हो क्या? ई के 2 टुकड़े कर सकते हो क्या? ऊ के री के किसी के भी आप 2 टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? मूल है। यह है संधि, यानी कि संधि का मतलब है जुड़ना। ये जुड़कर बने हैं, एक दूसरे से जुड़कर बने हैं। देखिए आप आ यानी कि वे स्वर जिनका विभाजन किया जा सके, जिनको तोड़ा जा सके, जिनका खंडन किया जा सके उन्हें कहते हैं हम संधि स्वर। उन्हें क्या कहते हैं? हम संधि स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप संधि स्वर, ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब 2-2 से मिलकर बने हैं,
अब कैसे बने इसको समझिए आप। आ तो सीधा से दिख रहा है, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। ई का भी वही खेल है, ई प्लस ई बराबर, सॉरी ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ऊ का भी एक खेल है, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बन रहे ना दो से, दो के जोड़े है कि नहीं है। तो ये क्या है, संधि स्वर है। अब इनका देखिए आप, मेन खेल इनका है। ये तो आपको नॉर्मल समझ में आ गया होगा, लेकिन इनका क्या खेल है देखिए आप। यहां लिखते हैं इनको, चार है ना। इनका थोड़ा अलग से देखना, ए आई ओ औ, ये है चार। अब एक किससे बने हैं, इसके लिए हमें एक बहुत बढ़िया ट्रिक है अपने, कि आप बिल्कुल सबके बराबर लगा दिया, बराबर लगाना आता है, अ लिखना आता है सबको। ये क्या होता है, या अथवा आ, यहां भी अ या आ, सब में लिख दो, अ या आ, अ या आ। आगे तो ये अ या आ से जुड़ेगा, इनमें जो भी जुड़ेगा। फिर लगा दो प्लस, हिंदी में धन कहते हैं ना, प्लस प्लस जो भी है। अब इसके पीछे क्या लिखना है, ये अपने को याद करना है। याद तो याद ही क्या किया अपन ने, किया क्या कुछ याद, केवल हमने वही नकल किए, भैया या लिख दो, यहाँ प्लस प्लस लिख दो, यहाँ बराबर बराबर लिख दो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या आता है, यहाँ पर आता है आपके ई या ई, यानी कि इन दोनों से मिलकर बना है ये वाला जो बना है अपने, ई या ई। ये जो ए बना है, ये अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई से मिलकर बना है, ठीक है। यहां देखो आप, यहां क्या लिखेंगे हम, अब अ बना है, ए तो बन गया, अब अ किससे बना है। इसके बाद देखिए आप, यहां पर हम लिख सकते हैं उ या उ। ये अ बना है अ अथवा आ प्लस उ अथवा उ से, तो ई लिखा, उ लिखा। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, ओ के बाद में आपको कुछ नहीं लिखना, एक मिनट, यहां पर सॉरी, यहां पर ए अथवा अ आएगा, सॉरी यहां पर ए अथवा अ आएगा, और यहां पर आएगा अपने उ अथवा उ। ई तो यहां आ गया, यहां पर इसी का सेम आ गया, और यहां पर इसी का सेम आ जाएगा, ओ अथवा औ। यानी कि याद अपने को केवल दो चीजें करनी है। एक तो आपको याद करना है ये वाला ई अथवा ई, और एक याद करना है ये वाला। समझना इस चीज को कैसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ए किससे बना है, ये तो अ या आ, अ या आ, अ या आ, अ या, ठीक है। प्लस 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 सब में लगा दिया हमने। अब यहां ई या ई, यानी कि इन दोनों से मिलकर तो बनता है ए, और ओ, ये ओ एक मात्रा वाला, इसके पीछे लगता है उ या उ, इनसे मिलकर बनता है ओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज यहां लिखनी है आप, छोटा है बड़ा है लिख दो, यहाँ पर छोटा हो और बड़ा हो लिख दो, एक मात्रा वाला दो मात्रा वाला लिख दो। तो ये भी आप याद हो गया, ये भी हो गया, केवल ये आपको याद करना है, ये हो जाएगा याद मेरे हिसाब से। ए अ या आ प्लस ई या ई से मिलकर बनता है। यानी कि हमने अब देखिए, आप ये जो चार हैं, इन चारों को, ये क्या है, अलग अलग स्वरों और स्वरों से मिलकर बने हैं। ये तो सेम से बने थे, ये किससे बना था, अ या आ, अ प्लस अ से, ये ई प्लस ई से, ये उ प्लस उ से बना था। लेकिन ये जो चार जो स्वर हैं अपने, जो चार संधि स्वर हैं, ये अलग अलग व्यंजनों से, सॉरी अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, या एक और नाम आता है इनका संधि स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर या संधि स्वर। तो हाँ, हिंदी में पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर या संधि स्वरों की संख्या कितनी, बताओ कितने, चार। संधि स्वर या संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार। ए आई, ये ए आई ओ औ, सारे लिखेंगे हम एक एक करके, ए आई ओ औ। ये चार क्या है अपने संयुक्त स्वर या संधि स्वर, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। और डायरेक्ट पूछे कि संधि स्वर कितने हैं, तो संधि स्वर सारे आएंगे 7, क्योंकि ये भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दूसरा आधार पढ़ा स्वरों के विभाजन का, रचना, निर्माण, बनावट अथवा उत्पत्ति के आधार पर। दो भाग है, मूल स्वर जिन्हें तोड़ा नहीं जा सके, खंडन नहीं किया जा सके, अ ई उरी, और संधि स्वर जिन्हें तोड़ा जा सके, खंडन किया जा सके, वह अपने हो गए संधि स्वर। अब इसके बाद तीसरा आधार लीजिए, बहुत सिंपल है और उसे आपको यही याद हो जाएगा। देखिए तीसरा आधार है अपने
ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति क्या होती है? होठों की आकृति। ओष्ठ किसे बोलते हैं? होठों को। कि होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? वही 2। अभी तक हमने सबको 2-2 भागों में बांटा है, इसको भी 2 भागों में बांटा। एक होते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर, एक होते हैं अवृत्ताकार स्वर। कोई दिक्कत नहीं। वृत्त क्या होता है? गोल होता है। वृत्त क्या होता है? यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे होंठ गोल आकार ग्रहण कर ले या घूम जाए, वो क्या कहलाएंगे? अब इनमें देखो अ आ ई ई नहीं घूमे अभी तक। अब देखो ऊ ऊ, री में भी नहीं घूमेंगे, ए आई में भी नहीं घूमेंगे, ओ औ घूमे ना, होठ घूमे ना। तो ये 4 अपने क्या हो गए? वृत्ताकार। ऊ ओ औ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिका नहीं लिया जाता है। बाकी आप जो बचे वो अवृत्ताकार में डाल दो। क्या क्या बचे देखो? अ आ ई, फिर आप यहां से इनको छोड़ दो, यहां आ जाओ, ए आई। 4 तो ये और 6 ये, 4 तो ये और 6 ये क्या हो गया? अपने वृत्ताकार। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ कोई गोल आकार ग्रहण कर ले, घूम जाए, वो तो कहलाते हैं वृत्ताकार। वृत्त के आकार के हो गए मतलब होठ। और अवृत्ताकार जिनमें होठ वृत्त की तरह गोल घूमे नहीं, बिल्कुल सिंपल ही रहे, वो कहलाते हैं अवृत्ताकार। अ आ ई ए आई, ये क्या है? अपने अवृत्ताकार। तो हमने तीसरा भेद पढ़ा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद। पहला तो वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। आगे आपको समझ में? आपको याद करते चलिए। ऊ ओ ओ अपने आप पता चल रहा है। अवृत्ताकार अ आ ई ए आई, सिंपल। अब आगे चौथा भेद देखते हैं इसी का। चौथा भेद जो सिंपल ही बताऊंगा मैं आपको,